वन पीस बस एडवेंचर और खुशियों की स्टोरी नहीं है जहाँ पर एक रबरी बॉय अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पायरेट बन गया। ये स्टोरी उस हर बंदे की है जो अपने पेन से निकल के अपनी खुशियों को ढूंढने का ट्राई कर रहा है। वन पीस में हमने काउंटलेस पेनफुल स्टोरीज को देखा है जिन्होंने तुम्हारी भी आंखों कभी ना कभी नम तो किया होगा। हम सभी का सोचने का तरीका अलग होता है, सेम स्टोरी हम सभी को डिफरेंट तरीके से हिट होती है। सीरीज में ऐसे कितने ही दर्दनाक इवेंट्स हुए होंगे जिन्हें हमने विटनेस किया और कुछ को तो इग्नोर कर दिया गया। तो आज हम इस वीडियो में सभी सैडेस्ट बैक स्टोरी को कवर करेंगे। इन सभी बैक स्टोरी को फिर से देखना ये सच में काफी बड़ा टास्क था। कुछ में हैप्पीनेस का थोड़ा तो पोर्शन था, लेकिन कुछ तो लिटरली आंखों में पानी ले आती है। मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि इसने इतना कुछ कैसे झेला होगा। तो आज की जर्नी हमारी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि सैडनेस और आंसुओं से भरी होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक देखते हैं कौन सी बैक स्टोरी सबसे ज्यादा सैडेस्ट है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। शुरू करते हैं उसाब से, जो इस पूरे सफर में फन पोर्शन का मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्ड करता है। बट उसका पास्ट उसकी तरह हैप्पी और जॉयफुल नहीं था। उसका पास्ट ट्रेजिक, डेथ और लोनलीनेस से भरा हुआ था। उसाब के पास अपनी चाइल्डहुड की कुछ ही यादें जिन्हें वो याद कर सकता है, लाइक उसकी मॉम जो काफी बीमार रहती थी, बट स्टिल उसने उसके डैड के बारे में काफी कुछ बता दे कि वो कितना ज्यादा ब्रेव थे। उनका सपना था पायरेट बनने का, उन्होंने एट लास्ट उसे पूरा करा। बट अपनी मॉम की डेथ के बाद उसाब एकदम अकेला हो गया था। उसके पास अब बस यादें थी और उसका हर दिन बस इसी इंतजार में बीतता था कि आज उसके डैड आएंगे और एक दिन उसे भी अपने साथ ले जाएंगे जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, और शायद फिर उसे वापस से वो फैमिली मिल जाएगी जिसका उसने इतने सालों तक इंतजार किया था। माँ के जाने के बाद बस उसके लिए अब यासो भी एक लास्ट होप था, और इसी होप ने उसे बचपन से फैंटेसीज और लाइस के सफर में ढकेल दिया, जहां पर हर दिन वो झूठ से खुद को और सभी को बताता कि पायरेट्स आ गए। वो ऐसा हर रोज करता था इस उम्मीद में कि एक दिन पायरेट शिप उसके आइलैंड के शोर पर दिखाई पड़ेगी और उसमें वो अपने डैड के साथ चला जाएगा और अपने डैड की तरह ब्रेव बनेगा जैसा उसने माँ से कहा था। उसाब के लाइस बस उसके खुद के कंफर्ट के लिए नहीं थे, बल्कि उसकी झूठी कहानियां काया को भी खुशी देती थी। काया जो अपनी इलनेस से गुजर रही थी, उसके लिए उसाब एक रिलीविंग मोमेंट था और वो काया को अपनी मॉम की तरह खोना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है नामी, जिसे बचपन में अबेंडन कर दिया गया था उस उम्र में जब वो कुछ भी समझने या फिर याद रखने की कंडीशन में नहीं थी। वो एक वॉर फ्रंट पर नेजुको को मिलती है जो खुद एक अकेली बच्ची थी। इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन ये दो बच्चियां बेलेमेर को मिलती हैं जो एक मरीन थी, जो इन दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह रेज करती है। वो मरीन को छोड़कर अपने विलेज में खुद की फैमिली बनाती है, बस वो और उसकी दो बेटियां। वो बेयरली ही मैनेज कर पा रही थी, इसलिए ये लोग खुश थे। पर एक दिन इस विलेज में कदम पड़ते हैं आरलॉन्ग पायरेट्स के, एक फिशमैन पायरेट क्रू जिनकी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का सामना करना नॉर्मल ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल था। और ये क्रू ह्यूमन से कंप्लीटली नफरत करते थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए उन्हें पैसे देते हैं, बेलेमेर अपनी दोनों बेटियों के लिए पैसे देती है और खुद को सैक्रिफाइस करती है। नामी अपनी आंखों के सामने बेलेमेर को मरते हुए देखती है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली थी। यहाँ पर इस विलेज की हेल्प करने के लिए कोई भी आने वाला नहीं था। इन्हें एवरी मंथ आरलॉन्ग को अपने जिंदा रहने के लिए फी प्रोवाइड करनी थी। नामी आगे अपने माँ के मर्डर के क्रू को ही ज्वाइन करती है और उससे एक डील करती है अपने विलेज के छोड़ने के बदले में 100 मिलियन बैली। इस छोटी सी उम्र में इतना सारा पैसा अपने विलेज के लिए इकट्ठा करना। इतने सालों की जर्नी में उसने खुद की चिंता करे बिना डेंजरस पायरेट से चोरी करना शुरू करा। उसे इस काम में कितनी इंजरीज आई, सालों तक ऐसा करने पर उसने पायरेट्स को लूटा और 93 मिलियन इकट्ठे भी कर लिए थे। लेकिन तभी नामी के साथ डबल क्रॉस हो जाता है, पर इतने सालों के जंजाल से नामी को उसके फ्रेंड्स स्ट्रॉयड्स निकालते हैं और वो लाइफ देते जिसका उसने कभी बचपन में ड्रीम किया होगा। नेक्स्ट है चॉपर। इस क्यूट लिटिल मैन को हमने पहली बार ड्रम आइलैंड में देखा था। चॉपर की वो लेजेंडरी एंट्री वापस से देखकर मजा आ गया। उसे देखकर हंसी रुकती ही नहीं है जब वो अपने इमोशन को हाइड नहीं कर पाता है। इस सीन का एक सेपरेट फैन बेस और उसमें से मैं भी एक हूँ। चॉपर को देख के लगता है कि एक बोलने वाले रेनडियर को क्या ही दुख हो सकता है। एक मास्टर है, खाने को चीजें मिल रही हैं और रहने को घर भी है, मगर हर किसी का एक बीता हुआ कल होता है। इवन चॉपर का भी एक स्कार है जो वो लेकर चल रहा था। चॉपर के पैदा होते उसके पेरेंट्स तक ने उसे छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि वो ब्लू नोज के साथ पैदा हुआ था और बाकी रेनडियर से अलग दिखता था। वो जस्ट पैदा होने के बाद से सेपरेट कर दिया गया था। वो बस ग्रुप को फॉलो करता था क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। और एक दिन ह्यूमन फ्रूट खा लेने के बाद अब वो दो पैरों पे चलने लगा था, यानी अब वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था यहाँ पर पूरे ग्रुप, और इस वजह से उसे भगा दिया जाता है। दो पैरों पे चलने से वो ह्यूमन जैसा दिखने लगा था। चॉपर ने सोचा कि अगर उसे रेनडियर एक्सेप्ट नहीं करे तो ह्यूमन तो करेंगे, बट वहां से भी उसे भगा दिया गया। चॉपर के ऊपर अटैक करा गया। चॉपर अब सभी के लिए मॉन्स्टर बनकर रह गया हो, फिर चाहे वो रेनडियर हो या फिर ह्यूमंस।
पर एक बंदे ने चॉपर को एक्सेप्ट करा अपने बेटे की तरह, डॉक्टर हिरुलक, एक आदमी जिसे बाकी लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था। हिरुलक ने उस अननेम्ड क्रिएचर को नाम दिया टोनी चॉपर। हिरुलक चॉपर को एक्सेप्ट करने वाला पहला आदमी था। वही उसके लिए सारी खुशी था और उसके लिए फादर की तरह था, जिसने उसे रेस किया था, जीना सिखाया था और कुछ खुशियों के पल दिए थे। मगर हिरुलक खुद अंदर से मर रहा था, वो अपनी ही अच्छाई की वजह से मारा जाता है। हिरुलक रियल में एक फादर था, उसके एफर्ट चॉपर ने देखे थे और उसके जाने के बाद भी उसके दिल से ये स्कार नहीं गया था। नेक्स्ट है कोआला, और इसकी बैक स्टोरी को लोगों ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, बस इसलिए क्योंकि इसका स्क्रीन टाइम काफी कम था। इसकी बैक स्टोरी फिशर टाइगर की बैक स्टोरी के अंदर दिखाई गई थी, इसलिए किसी को ज्यादा रिलेटेबल नहीं लगी। एक छोटी सी बच्ची जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने किडनैप कर लिया था, और हम सभी लोग जानते हैं कि मरीजवा में क्या होता है। वहां पर लोग डेली मरते बिना किसी रीजन के, कभी मजे के लिए तो कभी अपनी वीकनेस की वजह से। कोआला जो एक छोटी सी बच्ची है, उसने अपने सर्वाइवल के लिए एक बात को मन में बिठा लिया था कि ओनली स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। उसने वो सब कुछ करा जो उसे कहा गया, और उसने अपने मुंह पर एक फेक स्माइल को पेस्ट कर लिया। चाहे कैसी भी कंडीशन, वो अपनी स्माइल को चेहरे से गायब नहीं होने देती थी। जब कोआला 8 साल की थी तब फिशर टाइगर ने मरीजवा पर अटैक करा और बिना किसी भेदभाव के सभी स्लेव्स को वहां से फ्री करा। और इन ग्रुप्स में से एक कोआला भी थे जो एक आइलैंड पर रहने लगी। जब फिशर टाइगर बाद में उस आइलैंड को विजिट करता है, वहां के सभी स्लेव फिशर टाइगर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोआला को इसकी मॉम के पास पहुंचा दे, क्योंकि वो लोग सी को क्रॉस नहीं कर सकते थे। फिशर टाइगर के क्रू में आरलोंग सबसे ज्यादा ह्यूमन से नफरत करता था। आरलोंग कोआला को पंच करता है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। कोआला के मन से अभी भी वो मरीजवा का डर गया नहीं था। वो अपने ही पैंट के पीस को फाड़कर अपने ब्लड को साफ करने लगते हैं और उन सभी से उसे ना मारने को कहती है कि वो कुछ भी करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी, बस उसे जिंदा रहने दिया जाए। पर जब वो ये सब कह रही थी, उसके चेहरे पर वो फेक स्माइल बनी हुई थी। ये सीन देखना काफी मुश्किल था। उसकी आंखों में डर दिख रहा था, उसके फेस पर एक फेक स्माइल। ये सब कुछ देखकर फिशमैन तक शॉक हो गए थे कि मरीजवा में इसने कैसी जिंदगी जी होगी। फिशर टाइगर कोआला को उसके होम टाउन फुल साउथ आइलैंड पे छोड़ता है, बट उस पे वहीं पर अटैक हो जाता, क्योंकि वहां के लोगों ने मरीन्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। फिशर टाइगर को पता था वो कितना ही अच्छा क्यों ना करे, ये डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं हो सकता है, और इसी सब ने उसकी जान भी ले ली। उसने भी अपनी लाइफ में सफरिंग देखी थी। वो पहले स्लेव था और उसके बाद उसने क्या चुना, किसी को मारना है, फिर बदला नहीं चुना। उसने बाकी स्लेव्स को बचाने का सोचा, बट डिस्क्रिमिनेशन ने उसकी खुद की जान ले ली। नेक्स्ट है सिनियोर पिंक, जो उन कुछ मर्दों को दर्शाता है जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक चले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उस टाइप का नहीं हूँ, स्टिल सिनियोर पिंक की स्टोरी मेरे दिल की किसी नस को तो टच करती है। एपिसोड 715 उन कुछ एपिसोड में से एक है जिन्हें मैंने कई बार देखा है। इसमें फाइट नहीं है, बट वो कुछ मोमेंट है जो हर आदमी अपनी लाइफ में चाहता है। सिनियोर पिंक जो एक असैसिन था, उसे एक दिन लड़की मिलती है रशियन नाम की, उसे उससे प्यार हो जाता है। मगर इस लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम थी कि पिंक एक पायरेट क्रू का मेंबर था और रशियन को पायरेट से नफरत थी। अपने प्यार को अपने पास रखने के लिए मर्द जाति क्या नहीं करती है। पिंक ने भी यही करा, उसने खुद को एक बैंकर बताया। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता रहा, दोनों ने शादी कर दी और पिंक का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गिमलेट। मगर पिंक जब अपने काम पर था, उसी दौरान उसके बेटी की मौत हो जाती है। बैंक में कॉल करने पर रशियन को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है, सो वो पिंक से दूर भाग जाते हैं और भागते हुए एक लैंडस्लाइड से गिरकर इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद वो परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, यानी उसके दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। वो बात करने या फिर कुछ समझने की हालत में बची ही नहीं थी। इस हालत में अपनी वाइफ को देखकर पिंक अंदर से टूट जाता। उसने अपना सबसे बड़ा राज छुपाया था अपने प्यार को बचाने के लिए, और आज उसी की वजह से उसकी लव की क्या हालत हो गई है। वो रशियन के लिए डेली फ्लावर लेके जाता था, उससे घंटों बात करता, ऑल्दो वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करती, पर पिंक उसे फिर से हंसते हुए देखना चाहता था और एक बार फिर से बात करना चाहता था। एक दिन पिंक बोनेट पहन के जाता जो उसका बच्चा पहना करता था। उसे ऐसा देखकर रशियन एक बार फिर से स्माइल करती है, और उस दिन से पिंक ने डिसाइड कर लिया कि वो ऐसे ही डेली ड्रेसअप होएगा पूरी जिंदगी के लिए। और एक हैंडसम मैन ने अपने लवर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी लाइफ, अपना प्राइड एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है सांजी। इसकी बैक स्टोरी तो हम सभी को हिट हुई थी और वन पीस वन ऑफ द मेजर सैड स्टोरी में से काउंट किया जाता है। सांजी जर्मा किंगडम में पैदा हुआ था। जज ने अपने सभी बच्चों को उनके पैदा होने से पहले जेनेटिकली मॉडिफाई किया था और उसमें सांजी भी था, बट उनकी मां ने ऐसा होने से रोकने का ट्राई किया सर्टेन ड्रग का यूज करके। वो चाहती थी कि उसके बच्चे रोबोट की तरह बिना इमोशन के पैदा ना हुए, पर यह सब सिर्फ सांजी पर काम करता है। और सांजी तो नॉर्मल पैदा हुआ, बट उसके सिबलिंग्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सोल्जर बन चुके थे, और अगर तुम बाकियों से अलग हो तो ये तुम्हारी गलती बना दी जाती है। इस तरह से सांजी अपने ही सिबलिंग्स में ऑड वन आउट हो चुका था। इवन जज के लिए भी सांजी बस एक फेलियर था उसका, जो एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट के हिसाब से
पैदा नहीं हुआ था। सभी को लड़ना पसंद था और सांजी को कुकिंग। सोरा यानी सांजी की मदर के मरने के बाद तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसके भाइयों का उसे मारना और ये सब देखने के बाद भी जज ये सब इग्नोर कर दिया करता था और ये सब डेली का हो गया था। कोई भी उसे ह्यूमिलिएट करने का मौका नहीं छोड़ता था। जब जज को समझ आ गया कि सांजी ऐसा ही रहने वाला ह्यूमन की तरह, उसने सांजी की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया। उसका फ्यूनरल करके उसे कासल के डंजन में बंद कर दिया गया। सांजी 6 महीने तक उस प्रिजन में रहता है, जहां पर उसको एक भारी सा मास्क पहना दिया जाता है। बस जब उसे खाना दिया जाता है उस मास्क को रिमूव करते हैं और वापस उसे बाद में लगा देते हैं। ये लाइफ सांजी के लिए हेल से कम नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता और पीटा वो अलग जा ही रहा था। पर एक दिन सांजी की बहन उसे भगा देती है। फाइनली उसके नेवर एंडिंग टॉर्चर का एंड होता है। सांजी इस हेल से भाग जाता और कहानी की नई शुरुआत होती है, नई जिंदगी की। नेक्स्ट है लॉ, जिसकी बैक स्टोरी काफी सैड है। लॉ का जन्म हुआ था नॉर्थ ब्लू के कंट्री ऑफ फ्लेवेंस में, जिसे व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एम्बर लेड की माइनिंग होती थी, जो देखने में काफी अच्छा लगता था। उसे डिफरेंट जगह पर यूज किया जाता था। लॉ डॉक्टर फैमिली में पैदा होता है और वो भी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा था। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, बट तभी सभी को एम्बर लेड की पॉइजनस सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। इसके बारे में रॉयल फैमिली और गवर्नमेंट को पहले से पता था, बट वो अपने फायदे के लिए इसे छुपाते हैं। और जब ये सभी को दिखने लगते हैं, गवर्नमेंट इसे कंटीजियस डिजीज की कैटेगरी में डालकर पूरी कंट्री को खतरे में डाल देती है। उसके नेबरिंग कंट्री अपने बॉर्डर को सील कर देती है और जो भी फ्लेवेंस से भागने की कोशिश करता है उसे ऑन द स्पॉट मार देता है, लाइक वो टेररिस्ट हो। नोबल फैमिलीज अपना पहले ही निकल जाते हैं और फिर होता है फ्लेवेंस में घुसकर मास मर्डर, जिसमें लॉ के पेरेंट्स को भी मार दिया जाता है उसी की आंखों के सामने। हर तरफ बस लाशें थी और कुछ नहीं। लॉ खुद सरवाइव करता है उन डेड बॉडीज में छुपकर। इसे इमेजिन करना भी कितना बेकार है, एक बच्चा जिंदा रहने के लिए बॉडीज के बीच में छुप रहा है। आगे लॉ डॉन कीहोटे फैमिली से मिलता है, जहां पर कोराज़ोन उसे पहले यह दिखाता है कि वो बच्चों से नफरत करता है, बट आगे वो रिवील करता है कि वो बस नहीं चाहता कि लॉ डॉन कीहोटे पायरेट्स को ज्वाइन करे। लॉ जो खुद एम्बर लेड डिजीज का शिकार हो चुका था, जो 3 साल के अंदर मरने वाला था, कोराज़ोन उसे ठीक करने की काफी कोशिश करता है। उसे कई हॉस्पिटल्स में ले जाता है और हर जगह उसे बस एक ही चीज सुनने को मिलती है कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते। और गुस्से में कोराज़ोन पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देता है और लास्ट रिजॉर्ट उसके पास बचता है ओपे नो में, जिसे कोराज़ोन चुरा कर लॉ को खिला देता है। पर आगे लॉ से एक गलती हो जाती है और उसकी वजह से कोराज़ोन मारा जाता है, वो भी दो फ्लेमिंगो के हाथ, यानी अपने भाई के हाथों ही कोराज़ोन की मौत होती है। कोराज़ोन वो अकेला बंदा था जो लॉ को संभालता है। अपना सब कुछ खो देने के बाद उसे कोई मिला था जिसे वो एक्सेप्ट करता था और फिर उससे वो भी छीन लिया गया। इसीलिए दो फ्लेमिंगो से कोराज़ोन का बदला लॉ हमेशा से लेना चाहता था। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन मुझे कोराज़ोन की स्टोरी भी काफी सैड लगती है। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता था, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो कोराज़ोन के लिए भी बनता है। नेक्स्ट है मेरी प्यारी रॉबिन। मेरे कंट्रोल में होता तो मैं अपनी रॉबिन को कभी भी उस हेल से गुजरने नहीं देता। रॉबिन जो बचपन से बहुत प्यारी थी, इतनी कि उसे गोद में बिठाकर खिलाने को मन करे, तो मेरी प्यारी रॉबिन के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। रॉबिन की लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं चल रही थी बिकॉज ऑफ रोजी, जो उसे सुनाने और मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक छोटी सी बच्ची जो एक ऐसी जगह पर रहती है जहां पर सभी को बुक्स में इंटरेस्ट है, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी और किसी को बायोलॉजी। रॉबिन के ओनली फ्रेंड्स थे ट्री ऑफ नॉलेज की स्कॉलर्स, जिनका मेन टॉपिक था हिस्ट्री, और सभी आर्कियोलॉजिस्ट दुनिया की हिस्ट्री को समझने में दिलो जान से उत्सुक थे, लेकिन गवर्नमेंट उत्सुक नहीं थे। सभी स्कॉलर्स की रिसर्च गवर्नमेंट को खटकने लगी और जब उन्हें कुछ स्कॉलर्स दुनिया के भ्रमण करते हुए मिले, हिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी निकालते हुए, और इसके बाद ओहारा पे अनाउंस कर दी गई बस्टर कॉल। 5 एल्डर्स को रीजनिंग से ज्यादा कबर खोदने में इंटरेस्ट था। इतने सारे डिस्ट्रक्शन के बीच छोटी रॉबिन क्या करती? सोल रॉबिन को निकलने को कहता और कुजान भी उसे निकलने देता फॉर हिज ओन रीजन। पर छोटी सी बच्ची इस क्रूल वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करेगी? पर शायद कर भी लेती अगर उसके सर पे इतनी बड़ी बाउंटी ना रखी जाती। छोटी सी बच्चे के सर पे अगर पैसा होगा तो कोई भी अरा गहरा उसे गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, बस कुछ इनाम के लिए। रॉबिन को नाम दिया गया द डीमन चाइल्ड, द डीमन ऑफ ओहारा। पूरी दुनिया को बताया गया कि ओहारा के स्कॉलर एंशिएंट वेपन्स को ढूंढकर दुनिया को खत्म करने का ट्राई कर रहे थे। इस सब बातों के बाद और छोटी सी उम्र में 79 मिलियन की बाउंटी के बाद
उसकी लाइफ पूरी तरह से रियून्ड हो चुकी थी। उसका कहीं पर भी छुपना इम्पॉसिबल था। रॉबिन इतने सालों में अलग अलग लोगों के पास पहुंचे, किसी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी और किसी ने उसे मारने का या फिर पैसों के लिए गवर्नमेंट को उसकी लोकेशन बताने का। जब वो 8 साल की थी तब उसने फर्स्ट पायरेट क्रू को ज्वाइन करा। उसके बाद कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उसने अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें बिट्रे करा, बट मोस्ट ऑफ टाइम उसने अपना स्ट्रीट पर बिताया जहां पर उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इस तरह से बचते हुए भागते हुए कभी अपनी जान तो कभी अपनी आइडेंटिटी को, लेकिन रॉबिन ने हार नहीं मानी और 23 साल की एज में उसने क्रोकोडाइल को ज्वाइन करा क्योंकि वो पोनिग्लिफ्स पढ़ सकती थी। वन पीस में हर किसी को कोई ना कोई बंदा मिला जिन्होंने छोटी सी उम्र में सहारा दिया, बट रॉबिन को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ा। बचपन से जवानी तक पता नहीं उसने क्या क्या झेला होगा। डर के साए में जीना, अगले पल अगले दिन कब क्या होगा पता नहीं। कौन सही है कौन गलत है, कौन काइंडनेस दिखा रहा है और कौन उसके सर पे लगे हुए प्राइज को देख रहा है। अब बढ़ते हैं उस बैक स्टोरी की तरफ जो सभी के दिल को दहलाने की ताकत रखती है। इस बैक स्टोरी को हम सभी एक शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोनलीनेस, जिससे बचने के लिए इंसान या फिर जानवरों ने ग्रुप्स, फैमिलीज और रिलेशन फॉर्म करे। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा डर होता है। बचपन में अकेलेपन से माँ बचाती है, फिर स्कूल में अकेले ना रह जाए इसलिए हम दोस्त बनाते हैं, लाइफ में अकेले ना रहे इसलिए हम प्यार करते हैं और उसे चुनते हैं, और बुढ़ापा अकेला ना बिताना पड़े इसीलिए हम बच्चे करते हैं। अकेला रहना वो तलवार से एक्सेप्ट तो सब करते हैं, बट वो जल्दी किसी पे नहीं है। किसी को टॉर्चर करना हो तो सबसे बड़ी सजा होती है कि उसे दुनिया से आइसोलेट कर दो, और वन पीस में ये आइसोलेशन का शिकार होता है अपना ब्रुक। ब्रुक अपने जवानी के दिनों में रंबल पायरेट्स को ज्वाइन करता है। क्रू के साथ सेल करते हुए पहले तो उसका आधा क्रू इन्फेक्शन की वजह से अलग हो जाता है और आगे एक बैटल में एनिमीज पॉइजन का यूज करते हैं। क्रू का डॉक्टर इस बैटल के दौरान मारा जाता है और यहाँ पर बाकी क्रू बस अपनी मौत का इंतजार करता है। पर ब्रुक ने रिवाइव फ्रूट खाया था, उसे पता था कि वो वापस से जिंदा हो जाएगा, बट उसकी सोल उसकी बॉडी को ढूंढ ही नहीं पाती है। जब उसे उसकी बॉडी मिलती है वो स्केलेटन बन चुकी थी। यहाँ तक ये बात बुरी नहीं थी, बुरा तो अब होने वाला था। ब्रुक बन चुका था वॉकिंग स्केलेटन और शिप भी टूट चुकी थी, वो कहीं जा भी नहीं सकता था। वो डेकेड्स तक इस शिप में फंसा रहा। इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी इस चलते और बोलते स्केलेटन को देखकर डर के मारे अपने पर में ही मूत देगा। ब्रुक बस शिप पर फंस कर रह गया था, उसके पास कुछ करने को नहीं था। वो सोता था, उसकी क्रू की यादें उसे आती और जागने पर उसका क्रूल रियलिटी इंतजार कर रही होती थी। ये इंतजार बस लंबा हुए जा रहा था, उसे पता नहीं था कुछ आगे होएगा कि नहीं। फिर उसकी शिप धीरे धीरे थ्रिलर बाग तक पहुंच जाती है जहां पर गेको मोरिया उसकी शैडो को चुरा लेता है, यानी डेकेड्स की लोनलीनेस। और जब फाइनली उसे कोई मिला उसने भी उसे चूना लगा दिया। शैडो जाने के बाद ब्रुक कुछ नहीं कर पाता, यानी रात तो फिर भी ठीक थी बट डे लाइट में वो कहीं जा नहीं सकता। ब्रुक ट्राई करता है अपनी शैडो को वापस पाने का, बट वो रियुमा की कॉप से हार जाता है। ब्रुक 5 साल तक खुद को ट्रेन करता था कि वो अपनी शैडो को वापस हासिल कर सके, और स्ट्रॉयड से मिलने के बाद उसकी सफरिंग का अंत होता है। इतने सालों का अकेलापन अब जाकर खत्म होता है और फाइनली कुछ ब्यूटीफुल लेडीज तुम्हारे आसपास है और कुछ दोस्त बन चुके हैं। सो अब बारी वन पीस की सबसे हार्ड सैड स्टोरी जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, और खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। कुमा की बैक स्टोरी कोई बैक स्टोरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। जो लाइफ कुमा ने जी वो लाइफ हम कह ही नहीं सकते हैं। जो कुमा के दर्द को नहीं समझा वो एक मर्द के दर्द को कैसे समझ पाएगा। Nobody talks about the father's pain, suffering, sacrifice, और मेरे ख्याल से इस दुनिया को आदमी के दर्द से फर्क पड़ना बंद हो चुका है। कुमा की लाइफ में एक चीज से दर्द था ही नहीं। एवरी पॉसिबल वेज जहां से इसे दर्द नसीब हो सकता था वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया, और कुमा ने हंसते वो सारे दर्द को एक्सेप्ट करा। कुमा की सफरिंग उसके जन्म से शुरू हो गई थी। बर्थ से स्लेवरी, वहां से जैसे तैसे फ्री हुआ। एक लड़की से प्यार हुआ तो उसे भी छीन लिया गया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसे टॉर्चर किया गया, और जब वो यूजलेस हो गई तो उसे छोड़ दिया गया उसकी बच्ची के साथ विद इनक्योरेबल डिजीज। फिर कुमा के लिए और सफरिंग। ये बंदा दिखाता कि प्यार क्या होता है, लव फॉर लवर, लव फॉर डॉटर, और व्हाट सैक्रिफाइस ट्रूली इज। अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए राजी हो गया ये बंदा, जो इसकी खुद की बेटी भी नहीं थी। अपना पूरा बचपन मरीजों में बिताना, अपनी आंखों के आगे डेली लोगों को मरते हुए देखना, माँ के मरने के बाद अपनी आंखों के सामने पिता को खो देना। यू हैव स्ट्रेंथ बट तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सालों की सफरिंग के बाद जब एक मौका मिला, जब कुमा गॉड वैली पे भागकर अपनी लाइफ फिर से शुरू करने का कगार पर था, लग रहा था कि अब इसकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ रही है, उसमें कोई दर्द नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, जिससे वो प्यार करता है वो उसे मिल जाएगा और वो एक हैप्पी लाइफ जी पाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गिनी का किडनैप होना, और जब उसे वो मिलती है तो वो मर चुकी थी, और उसकी एक बेटी भी थी जिसे एक इनक्योरेबल डिजीज थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। उसे ठीक करने के लिए कुमा अपनी आधी जिंदगी बिता देता है और बाकी की जिंदगी उससे दूर रहने में, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और ये सब कुछ उस सैटर्न का किया धरा था।
बचपन से सर्वाइवल जंग शुरू हुई थी और वो एंड तक ऐसे ही चलती है। अपनी मर्जी से वो दो खुशी के पल भी नहीं जी पाया। ये होती है सफरिंग। इस पेन की रोलर कोस्टर को एनिमे में देखने के बाद तो लोग पागल होने वाले हैं। जब तुम लोग ये देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अब तक ये सबसे ज्यादा पेनफुल पास्ट है। अगर तुम्हें इसे डिटेल में जानना हो तो हमारी ये कुमा वाली कंप्लीट स्टोरी को देख सकते हो, जहां पर मैंने कुमा की कंप्लीट लाइफ पर बात करी है कि कुमा ने क्या फेस करा है। सो आज के लिए दुख और दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे 2 दिन के लिए सो जाना चाहिए अपनी इस मानसिक स्थिति को नॉर्मल करने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अपनी लाइफ को एक हैप्पी स्टोरी दें। चैनल को सब्सक्राइब ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूलो और हमारे सेकंड चैनल को भी चेकआउट करना, जहां पर मैं ब्लीच, हंटर एक्स हंटेड और भी डिफरेंट कंटेंट लाने वाला हूं।